हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जीएस विथ एम के रेजा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जनगणना की। टॉपिक में जनगणना की जब चर्चा की जाती है तो जनगणना वाला टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। विभिन्न कंपटीशन में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जागरूकता के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनगणना होती क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन निकल के आ रहे होते हैं, इन समस्त चीजों की चर्चा जो है इस टॉपिक में आएगी। जनगणना वाले टॉपिक को हम सेगमेंट के रूप में पढ़ेंगे, जिसमें आज पहला सेगमेंट दिखाई देगा साक्षरता यानी लिटरेसी। तो 2011 की जो जनगणना संपन्न हुई है उसके अनुसार साक्षरता के आंकड़े क्या कहते हैं, उन समस्त चीजों की चर्चा आज के टॉपिक में आएगी। तो जनगणना नाम से स्पष्ट है, जन की गणना करना ही जनगणना होता है। और जब जन की गणना की जाती है तो उससे जुड़े हुए कुछ तथ्य जैसे साक्षरता कितनी है, सेक्स रेशियो कितना है, जनघनत्व कितना होता है, इन समस्त चीजों को एकत्रित किया जाता है। जनगणना के इतिहास के रूप में देखा जाए तो भारत में पहली बार जनगणना ब्रिटिश कालीन भारत में 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुई थी। इसके बाद 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में संपन्न हुई। तब से लेकर अब तक हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना के आंकड़े तैयार किए जाते हैं, यानी जनगणना करवाई जा रही होती है। वर्तमान में जो जनगणना होने वाली है वो 2021 की जनगणना संपन्न होगी, लेकिन अभी प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो विभिन्न एग्जामों के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़े ही महत्वपूर्ण है। चलिए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। जनगणना, तो हमने बताया कि जनगणना भारत में पहली बार सन 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुई थी। इसके बाद देखा जाए तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जनगणना संपन्न हुई। और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से ही प्रत्येक 10 वर्ष के उपरांत जनगणना संपन्न होती है, यानी 10वीं जनगणना का प्रारंभ किसके कार्यकाल से हुआ है? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। तो 1881, फिर 1891, फिर 1901, 1911, 21, 31 और 41 की जनगणना संपन्न हुई। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो 1947 में स्वतंत्र हुआ। 1947 के पहले देखा जाए तो 8 बार जो है जनगणना संपन्न की जा चुकी थी, यानी 1872 को मिलाकर के देखा जाए तो 8 बार जनगणना संपन्न की जा चुकी थी। और 1947 के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे बोर्ड में देखिए 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011, यानी स्वतंत्रता के बाद जो है 7 बार जनगणना संपन्न हुई है। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 15 बार। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना है, तो कुल मिला के देखा जाए तो 15वीं जनगणना है। वहीं इस प्रकार से भी क्वेश्चन निकल के आता है कि स्वतंत्र भारत की यह कौन सी जनगणना है, तो स्वतंत्र भारत की यह कौन सी जनगणना है? 7वीं जनगणना हो रही होती है। तो 2011 की जो जनगणना संपन्न हुई है वो कुल मिला के 15वीं जनगणना है, और स्वतंत्र भारत की कौन सी है? 7वीं जनगणना के रूप में दिखाई दे रही होती है। जब 2011 की जनगणना संपन्न हुई तो जनगणना आयुक्त के रूप में देखा जाए तो श्री चंद्रमौली जी को बनाया गया था, यानी 2011 के जनगणना आयुक्त श्री चंद्रमौली, श्री चंद्रमौली जी को बनाया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा जाता है कि 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे, तो चंद्रमौली जी थे। इसी प्रकार से देखा जाए तो 2011 की जनगणना का ध्येय वाक्य भी पूछ लेता है। ध्येय वाक्य, तो इसका ध्येय वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य।
तो कॉपी किताब लेकर के तैयार रहिए और लगातार इन चीज़ों को लिखते जाइए। हो सकता है कि इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करवाएं, और इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम में GS विथ MK रेजा नाम से चैनल बना हुआ है, जहां पे आपको पीडीएफ जो है अवेलेबल हो जाएगी। अभी उसमें देखा जाए तो 2 पीडीएफ है, एक हृदय की और दूसरा है ब्लड की। तो हृदय के टेस्ट पेपर को सॉल्व करवाया था, उसकी पीडीएफ वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप के टेस्ट पेपर को सॉल्व करवाया था, उसकी पीडीएफ आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो जितना भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम में जाना पड़ेगा। टेलीग्राम में GS विथ MK रेजा नाम से चैनल बना हुआ है, वहां से आप आसानी से इसको जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने बताया कि जनगणना 2011 के आयुक्त थे श्री चंद्रमौली जी। 2011 का ध्येय वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, 1947 के बाद 1948 में जनगणना अधिनियम लाया गया, जनगणना अधिनियम। तो यहाँ पे भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनगणना अधिनियम कब आया? तो 1948 में आया। जनगणना अधिनियम जब आया तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो जनगणना जो की जाती है वो केंद्र सरकार के अधीन की जाती है, केंद्र सरकार का दायित्व होता है। यानी केंद्र सरकार का दायित्व होता है और उसका कार्य होता है जनगणना को संपन्न करवाना। लेकिन इसमें राज्य सरकार, पंचायती राज इत्यादि की भी भूमिका दिखाई दे रही होती है। संविधान के अकॉर्डिंग देखें तो अनुच्छेद 246, संविधान के अनुसार अनुच्छेद 246 जो है इसमें जनगणना के संदर्भ में व्याख्या की गई है और केंद्र सरकार का दायित्व होता है कि वह जनगणना को संपन्न करवाए। संविधान में 3 प्रकार की सूची शामिल की गई हैं। एक है केंद्र सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। केंद्र सूची से आशय होता है कि ऐसे विषयों को इसमें रखा गया है जिस पर नियम कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को होता है। राज्य सूची में ऐसे विषयों को रखा गया है जिसमें नियम कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को होता है। और समवर्ती सूची ऐसे विषयों को रखा गया है जिसमें केंद्र एवं राज्य दोनों मिलकर के नियम कानून बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे जनगणना जो है वह केंद्र सूची का विषय है, यानी केंद्र सूची का विषय है, यानी केंद्र ही इस पर नियम कानून बनाने का कार्य कर रहे होते हैं। इसी प्रकार से देखा जाए तो गृह मंत्रालय के अधीन जो है जनगणना विभाग की स्थापना की गई है और उसका कार्य होता है कि जनगणना को संपन्न करवाना। तो यहाँ पे प्रशासनिक रूप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जनगणना अधिनियम कब बनाया गया, कब आया? तो 1948 में आया। जनगणना करवाने का दायित्व किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में जनगणना के संदर्भ में चर्चा की गई है? 246 में की गई है। जनगणना किस सूची का विषय है? तो केंद्र सूची का विषय हो रहा होता है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। इसके बाद इतिहास की चर्चा जो है बीच बीच में आती ही रहेगी। आपके ऊपर क्वेश्चन भी बन रहा होता है कि जनगणना दिवस कब मनाया जाता है। तो जनगणना दिवस कब मनाया जाता है? 1 और 1 11, यानी 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कई बार क्वेश्चन जो है पूछा भी गया है। साक्षरता, जिसको कि आज डिटेल से चर्चा किया जाना है। तो साक्षरता से आशय क्या है? साक्षर से आशय क्या होता है? तो साक्षरता में देखें साक्षर क्या है। तो आप देखिएगा किसी भी देश की नींव जो होती है वो साक्षरता पे ही निर्भर करती है, यानी एक स्तंभ के रूप में साक्षरता ही दिखाई देती है। जो व्यक्ति जिस देश का जितना ज्यादा पढ़ा लिखा रहता है वह देश उतना ही विकसित रूप में हमें दिखाई दे रहा होता है। यानी डेवलपमेंट में एक आधारभूत स्तंभ जो दिखाई देता है वो साक्षरता भी दिखाई दे रहा होता है। तो साक्षर क्या है? ऐसे व्यक्ति जो पढ़ लिख सकते हैं उसे साक्षर कहा जाता है। यानी ऐसे व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ लिख सकते हैं उन्हें साक्षर कहा जाता है। अब जब साक्षरता की गणना की जा रही होती है तो इसके लिए 7 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के लोगों को शामिल किया जाता है।
यानी लिटरेसी रेशियो जब निकाला जाता है, RL जब निकाला जाता है, तो इसका सूत्र होता है L/P+7 × 100। साक्षरता अनुपात निकालने के लिए एक सूत्र होता है लिटरेसी रेशियो, यानी LR का मतलब होता है लिटरेसी रेशियो। L का आशय है कि साक्षर व्यक्तियों की संख्या, P+7 का आशय है 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग की संख्या। तो यहाँ पे जब साक्षरता रेशियो निकालते हैं तो इसी सूत्र का सहारा लिया जाता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है कि जब साक्षरता की गणना की जाती है तो कितने उम्र के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, तो 7 वर्ष एवं इससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। किसको शामिल नहीं किया जाता है? 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो क्या यह जो 7 वर्ष का आधार है इस शुरुआत से ही रहा है? ऐसा नहीं है। यानी स्वतंत्रता के बाद जब जनगणना संपन्न हुई थी तो ऐसी स्थिति में 1951 में, 1961 में, 1971 में, यानी 3 वर्ष या 3 दशकीय वर्ष में जो जनगणना संपन्न हुई थी उसमें 5 वर्ष आधार रखा गया था। लेकिन 1981 के बाद 1981, 1991, 2001, 2011 में लगातार 7 वर्ष को जो है रखा गया है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत में जब पहली जनगणना संपन्न हुई थी तो उस समय साक्षरता का आधार क्या लिया गया था, तो वर्ष के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 5 वर्ष एवं उससे अधिक व्यक्ति। लेकिन वर्तमान में कितना है? 7 वर्ष एवं उससे अधिक व्यक्ति। तो साक्षरता अनुपात कैसे निकालेंगे? L/P+7 × 100। तो L का आशय है साक्षर व्यक्तियों की संख्या, P+7 का आशय है 7 वर्ष एवं इससे ऊपर वाले व्यक्तियों की संख्या। अब इसके बाद देखते हैं सन के अकॉर्डिंग कि साक्षरता में क्या हुआ, वृद्धि हुई कि घटौती हुई। तो देखिए 19 यहाँ पे बोर्ड पे देखिए 1951 में साक्षरता कितनी थी? 18.33% थी। 1961 में बढ़कर के 28.30% हुई। 1971 में बढ़कर के 34.45% हुई। 1981 में 43.57% हुई। 1951 में 52.21% हुई। 2001 में 64.84% हुई। 2011 में 73.00% हुई। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन निकल के आता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में साक्षरता में क्या हुआ। तो साक्षरता में सतत रूप से क्या हुई? वृद्धि हुई। सतत रूप से वृद्धि यानी 1951 में 18% थी, तो वहीं पे 2011 में कितनी हो चुकी है? 73% हो चुकी है। और लगातार यह आंकड़ा क्या है? बढ़ता जा रहा है। आज की डेट में देखा जाए तो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण सन है वो है 2001 और 2011, क्योंकि जब भी तुलना कर रहे होते हैं तो पिछले 10 की जनगणना से ही तुलना की जाती है। और जब 2021 की जनगणना संपन्न हो जाएगी तो 2011 और 2021 में तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2001 में साक्षरता दर कितनी थी? 64.84% थी। 2011 में कितनी है? 73% है। यानी प्रतिशत के रूप में वृद्धि कितनी हुई है? 8.16% के रूप में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन निकल के आता है कि 10 के रूप में साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई है। तो 10 की जनसंख्या में साक्षरता में जो वृद्धि हुई है वो 8.16% के रूप में हुई है। तो वर्तमान में साक्षरता जो दिखाई दे रही है 2011 में वो कितनी है? 73% है। वहीं 2001 में देखा जाए तो साक्षरता कितनी है? 64.84% है। अब साक्षरता का जब आंकड़ा देखते हैं तो स्त्री पुरुष दोनों शामिल होते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग कर लेते हैं। पुरुष साक्षरता, स्त्री साक्षरता। पुरुष साक्षरता जो थी वो लगभग 75.26% के रूप में थी। वहीं पे स्त्री साक्षरता के रूप में देखा जाए तो 53.56
6% के रूप में थी। तो 2011 का आंकड़ा अगर देखा जाए तो 2011 के आंकड़े में जो दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, 64%, 64.84% टोटल साक्षरता है, जिसमें पुरुष साक्षरता कितनी है, लगभग 75%, स्त्री साक्षरता कितनी है, लगभग 53%। 2011 में देखा जाए तो साक्षरता कितनी हो गई, 73% हो गई। इसमें अब देखें पुरुष साक्षरता और स्त्री साक्षरता। पुरुष साक्षरता जो हो चुकी है वो हो चुकी है 80.9%। वहीं पे स्त्री साक्षरता देखा जाए तो जो आंकड़ा दिख रहा है वो है 64.6%, 64.6%। तो देखिए जो वृद्धि हुई है वो वृद्धि कितनी हुई है, टोटल 8.16%। तो सीधा सीधा क्वेश्चन तो ये निकल गया कि 2011 और 2001 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो साक्षरता में 8.16% की वृद्धि हुई। लेकिन यहां पे क्वेश्चन भी तो निकलता है कि पुरुषों की साक्षरता में अधिक वृद्धि हुई है कि महिलाओं की साक्षरता में अधिक वृद्धि हुई है। तो देखिए अब इसके लिए आंकड़े हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 2001 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पुरुष साक्षरता कितनी है, 75, 2011 में कितनी है, 80। अगर इसको इसमें किया जाए तो कितना आ रहा है, लगभग 5%। स्त्री साक्षरता कितनी है, 53, 2011 में कितना हो चुका है, 64, लगभग देखा जाए 10 दशमलव समथिंग यानी 11%। तो यहां पे देखा जाए तो स्त्री साक्षरता में वृद्धि अधिक हुई है, जबकि पुरुष साक्षरता में प्रतिशत के रूप में वृद्धि क्या हुई है, कम हुई है। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि आंकड़ों के अनुसार हमें लगता है कि पुरुष साक्षरता में वृद्धि ज्यादा है, लेकिन अगर कंपैरेटिव एनालिसिस की जाए तो स्त्री साक्षरता में वृद्धि जो है 2001 की तुलना में अधिक हुई है और पुरुष साक्षरता में वृद्धि जो है प्रतिशत के रूप में कम हो रही होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी निकल के आ रहे होते हैं। राज्यवार क्रम के रूप में देखा जाए राज्यवार में देखा जाए तो साक्षरता सबसे अधिक साक्षरता, सबसे अधिक साक्षरता, सबसे कम साक्षरता, सबसे कम साक्षरता। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वो है केरल, यानी केरल राज्य की साक्षरता सबसे अधिक है। और दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो आता है मिजोरम। सबसे अधिक साक्षरता केरल की है और दूसरे नंबर पे कौन है, मिजोरम है। तो केरल की साक्षरता का आंकड़ा अगर देखा जाए तो लगभग 94%। वहीं मिजोरम की साक्षरता का आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 91.3%। तो यहां पे देखा जाए तो केरल की साक्षरता 94% है, मिजोरम की साक्षरता कितनी, 91%। सबसे कम साक्षरता में देखा जाए तो सबसे कम साक्षर वाला राज्य जो है वो है बिहार और दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश। तो पहले नंबर पे बिहार है, दूसरे नंबर पे कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। तो बिहार की साक्षरता जो है वो है 61.8%। वहीं पे अरुणाचल प्रदेश की साक्षरता को अगर देखा जाए तो वो है 65.4%। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन निकल के आता है कि सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन है, केरल है, सबसे कम साक्षर राज्य कौन है, बिहार है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बिहार के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो दोनों में ही सबसे कम साक्षरता किसकी दिखाई दे रही होती है, बिहार राज्य की ही दिखाई दे रही होती है। तो यहाँ पे मिजोरम है दूसरे नंबर पे। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बहुत अच्छा निकलता है, जिला यानी जनगणना 2011 के अनुसार देखा जाए तो सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है। तो सबसे अधिक साक्षर जिला जो है वो है सरचिप, जो किस राज्य में स्थित है, मिजोरम राज्य में। दूसरे नंबर पे जो है वो है अजावल,
ये भी कहाँ पे उपस्थित है? मिजोरम राज्य में ही उपस्थित है। तो सरचिप और अजाबल जो हैं दोनों कहाँ पे हैं? मिजोरम राज्य में स्थित हैं। सरचिप की साक्षरता जो है लगभग 98% है, वहीं पे अजाबल की साक्षरता जो है 98.50%, इसकी है 98.76%। तो यहाँ पे देखा जाए तो सरचिप जिला जो है सबसे अधिक साक्षर है और अजाबल जिला जो है दूसरे नंबर पे साक्षरता के दृष्टिकोण से सबसे अधिक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो सबसे अधिक साक्षर वाला जिला है, तो सबसे कम साक्षर वाला जिला भी तो होगा। तो सबसे कम साक्षर वाला जिला इसके अंतर्गत आता है, पहले नंबर जो स्थान रखता है वो है अलीराजपुर। अलीराजपुर, अलीराजपुर जो है जिला किस में है शामिल, किस राज्य में शामिल है? तो मध्य प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश का एक जिला जिसका नाम है अलीराजपुर, जहां की साक्षरता सबसे कम है। और दूसरे नंबर पे जो आता है वो है बीजापुर। और बीजापुर जो है यह मध्य प्रदेश से जो राज्य अलग हुआ है उसका नाम क्या है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का ही ये जो है जिला है। तो यहाँ पे देखा जाए सबसे कम साक्षर वाला जिला अलीराजपुर है और दूसरे नंबर पे सबसे कम साक्षर वाला जिला जो है बीजापुर है। तो मिजोरम के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है। तो मिजोरम का सरचिप जिला जो है साक्षरता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2011 की जनगणना में सबसे अधिक साक्षर जिला के रूप में दिखाई दे रहा होता है। तो ये था राज्य स्तर पे। तो राज्य स्तर पे देखा जाए सबसे अधिक साक्षरता किसमें है? केरल राज्य में है। दूसरे नंबर पे किसमें? मिजोरम में है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक साक्षर वाला जिला कौन सा है? सरचिप है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? अजाबल। सबसे कम साक्षर वाला जिला अलीराजपुर है। दूसरे नंबर पे कौन है? बीजापुर। अब इसके बाद आते हैं राज्य के बाद केंद्र शासित प्रदेश पर। तो दूसरा लिख सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार देखा जाए तो साक्षरता, सबसे अधिक साक्षरता, सबसे अधिक साक्षरता, सबसे कम साक्षरता, सबसे कम साक्षरता। तो केंद्र शासित प्रदेश के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे अधिक साक्षरता वाला जो राज्य दिखाई देता है उसका नाम है, केंद्र शासित प्रदेश जो दिखाई देता है उसका नाम है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो है इसकी साक्षरता जो है सबसे अधिक है। वहीं दूसरे नंबर पे जो है दमनद्वीप है। तो लक्षद्वीप की साक्षरता सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पे कौन है? दमनद्वीप है। तो लक्षद्वीप जिसकी साक्षरता 91.8%, वहीं दमनद्वीप की साक्षरता का आंकड़ा है 87.1%। वहीं सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखा जाए तो दादर एवं नगर हवेली, दादर एवं नगर हवेली, और दूसरे नंबर पे जो है वो है पुडुचेरी। तो पहले नंबर पे है दादर एवं नगर हवेली और दूसरे नंबर पे कौन है? पुडुचेरी है। तो दादर एवं नगर हवेली की साक्षरता जो है वो है 76.2%। वहीं पुडुचेरी की साक्षरता जो दिखाई दे रही होती है वो है 85.8%। तो इस प्रकार से देखा जाए तो राज्य लेवल पे सबसे अधिक साक्षर कौन है? केरल है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश पर देखा जाए तो सबसे अधिक साक्षर कौन है? लक्षद्वीप दिखाई दे रहा होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर साक्षरता में वृद्धि हुई है तो निरक्षरता में कमी भी तो आई होगी। भाई साक्षरता में वृद्धि होगी तो निरक्षर व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? कम हो जाएगी। 2001 और 2011 के बीच में देखा जाए तो निरक्षर व्यक्तियों की जो कमी हुई है वो 3.11 करोड़ व्यक्तियों में कमी आई है। तो निरक्षर व्यक्तियों में कितनी कमी आ गई है? 3.11 करोड़ व्यक्तियों की कमी हुई है। और सबसे अधिक निरक्षर व्यक्तियों की वृद्धि जो हुई है वो राजस्थान में हुई है। यानी 2011 के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो सबसे अधिक निरक्षर व्यक्तियों की वृद्धि किस राज्य में हुई है? राजस्थान में। तो कमी भी तो कितने में हुई होगी? तो उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक निरक्षर व्यक्तियों में क्या हुई है? कमी हुई है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले कि निरक्षर व्यक्तियों में सबसे अधिक वृद्धि किस में हुई है तो राजस्थान राज्य में, कमी किस में हुई है
तो किस में हो गई है? उत्तर प्रदेश राज्य में हो गई है। इसके अलावा अन्य आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वो केरल राज्य है और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। ग्रामीण क्षेत्र की अगर साक्षरता के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य जो है केरल है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। वहीं शहरी क्षेत्र में देखा जाए तो शहरी क्षेत्र में सबसे अधिक साक्षरता जो है वो मिजोरम अपना स्थान रखता है और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से देखें तो यह साक्षरता और उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज जो चर्चा की गई वो लिटरेसी पे चर्चा की गई है। इसी का नेक्स्ट सेगमेंट जो आएगा वो सेक्स रेशियो का आएगा, यानी लिंग अनुपात कितना है भारत का और लिंग अनुपात में किस प्रकार से वृद्धि हुई या फिर कमी हुई या फिर उतार चढ़ाव आया, इन समस्त चीज़ों की चर्चा जो है नेक्स्ट टॉपिक में की जाएगी। ओके, थैंक यू।